नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें यूपी जुडिशरी के प्री एग्जाम की, तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यूपी जुडिशरी के लिए। तो यूपी जुडिशरी वाले हो जाइए तैयार। अभी तक तो कुछ सुनने में नहीं आ रहा है कि एग्जाम की डेट चेंज होगी। इसका मतलब फिलहाल तो हम 12 फरवरी मान के चले, तो अपने एग्जाम है 12 फेब को। ठीक है, बहुत सालों का इंतजार आपका खत्म हो रहा है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी भी स्टार्ट की हैं, तो कुछ स्टूडेंट हैं जो 6 to 7 मंथ से कर रहे हैं। तो तीनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई बार जिंदगी में कहते हैं लक बड़े काम के होते हैं। जब आपकी किस्मत में लिखा है सिलेक्शन होना, तो होके रहता है। चाहे उसमें वो फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी स्टडी की और कितनी नहीं की, लेकिन जब नहीं लिखा होता तो कुछ नहीं कर सकते हम, चाहे कितना पढ़ ले। तो जीवन में ये मान के चलना है कि फॉर्म भरने वाले लगभग 70 से 80 हजार लोग हैं, लेकिन सिलेक्शन 300 प्लस का होना है। तो अगर ना भी होता तो मायूस नहीं होना, अपना 100% देना है। तो आपके उसी 100% की कड़ी में एक छोटा सा मैं आपके लिए टाइम टेबल लेके आई हूँ कि कैसे आप इन 10 डेज में आप अपने पूरे कोर्स को मगअप कर सकते हैं, आप अपने कोर्स को एकदम कंफर्टेबल कर सकते हैं, एडजस्टेबल कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए, हमारे पास थोड़े से दिन बचे हैं, हमारे 12 फरवरी को है, तो लास्ट आपको 10 फेब तक ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि एक दिन तो आपको भी चाहिए अपने दिमाग को पचाने के लिए, राइट। तो हम बात करेंगे 30 जनवरी से 10 फेब तक, लगभग आपके पास 11 दिन है, क्योंकि 31 का महीना है। तो हम ये मानो 10 दिन है अपने पास, तो 10 दिन में कैसे करना, पर ध्यान रखना 10 फरवरी के बाद नहीं पढ़ाई करनी है। एक दिन पूरा छोड़ना, रिलैक्स। मानती हूँ आपको डर लगता है, लास्ट मोमेंट पे पढ़ने की आपकी आदत है, बट क्या कर लोगे जब 6 महीने नहीं कर पाए तो क्या कर लोगे, इसलिए छोड़ना। इस बार दृढ़ निश्चय करके जाना, मैं एक दिन पहले छोड़ दूंगा, मैं मतलब 10 की रात लास्ट होगी, 11 को पूरा दिन मैं नहीं देखूंगा। बस इस बार ये दृढ़ निश्चय करके जाना, ताकि इस छोटे से माइंड को इतना सारा जो पढ़ा है वो पचाने में आपकी मदद मिले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी आपको अपने पूरे डे को, जो आपके पास पूरा दिन है, इस पूरे दिन को 2 भागों में आप डिवाइड कर लीजिए। क्यों मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कहा आपके इस डे को, बिकॉज ऑफ आपके पास 2 हैं, तो हाफ हाफ कर लीजिए पूरे दिन को। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, राइट। इन 24 घंटों में आपको 8 घंटा सोना पड़ेगा। स्लीपिंग मैंडेटरी है, अगर आप सोएंगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें 7 घंटे एक साथ सो लीजिए, और जो 1 घंटा है इसको हर 3-4 घंटों में अंतरालों में पावर नैप ले लीजिए 15-15 मिनट की। देखो, ज्यादा सोगे तो आलस नैप हो जाती है, तो दोपहर में कभी ज्यादा नहीं सोना है, क्योंकि जब आप आलस नैप लेते हो तो फिर पूरा दिन नींद आती है। आप ट्राई करके देख लेना। किसी दिन दोपहर में आप 2 से 3 घंटे सो गए, 3 घंटे सो गए, तो उस दिन पूरे दिन आपको मन ऐसा लगा रहेगा मैं फिर से सो जाऊं, मैं फिर से सो जाऊं, मैं फिर से सो जाऊं। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ देखो, अगर आप 10 मिनट के लिए सोए हो, 12 मिनट के लिए सोए हो, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए सोए, जब आप उठते तो पूरे एनर्जेटिक रहते पूरे, तो ज्यादा अच्छे से आप काम कर पाते हो। कॉफी, चाय, गर्म पानी इन दिनों पी सकते हैं, दूध गर्म पी सकते हैं हम। तो ये 3-4 चीजों को ध्यान रखें। ऐसा भी नहीं अति कि बहुत सारी चाय पी ली, नहीं, आप एक लेवल का रखिए कि हाँ 3 घंटे में एक चाय पी ली मैंने, साथ में कुछ खा लिया चाय के साथ, प्लेन चाय ना पर मुझे एसिडिटी ना हो जाए। कॉफी की मात्रा भी इतनी सी रखे, बहुत ज्यादा भी ना करें, वो नशा भी बिना मतलब करें, लेकिन एनर्जेटिक रहने के लिए आपको कुछ खाना पीना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और जितना लाइट खाओगे उतना हेल्दी रहोगे, नहीं तो मोटे हो जाओगे पढ़ पढ़ के। मैं भी हो गई थी जब 2015 में आरजेएस की प्रिपरेशन की, तो मैं लगभग 76-77 kg की थी। इतनी पढ़ाई की 7-8 महीने, कुछ ना देखा, मैं 90 kg हो गई थी। वापस 75 पे आई। अब तो अप डाउन चलता रहता, कभी ऊपर नीचे, क्योंकि स्ट्रेस भी है, खा पी के सिर्फ पढ़ना है तो चलता है। पर अगर आप लाइट वेट लेंगे तो थोड़ा पढ़ने में इजी रहेगा। सेकंड, अगर बैठ के आपको नींद आ रही है, लेट की नींद आ रही है, ठंड का मौसम है, रजाई ओढ़ के बैठे हो, तो कोशिश करें वॉक करके कर लो। पैरों में मोजे पहन लो, 2 स्वेटर पहन लो, स्कार्फ ले लो, लेकिन वॉक करके पढ़ लो, उससे नींद भी नहीं आएगी और थोड़ा आप एक्टिव भी रहेंगे। ठीक है, तो ये 10 डेज में अब आपको याद करना है या पढ़ना है। पहला सवाल, याद करना है या पढ़ना है। दूसरा, अधिक से अधिक एमसीक्यू सॉल्व करना है या थोड़े से करना है। तीसरा, करूं तो कैसे, ना करूं तो क्यों ना करूं। ठीक है, आइए इन 3 पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है कि 2 भागों में डिवाइड कर लिया। आपको जो टफ लगता है, आपको क्या टफ लगता है, जीके या लॉ, ये आपको डिसाइड करना है। जो टफ लगता है उसको मॉर्निंग में रखो, और जो आपके लिए इजी है उसको इवनिंग में रखो। यानी उड़ते एनर्जेटिक कहाँ लगानी, अपनी पूरी एनर्जी उड़ते आपको उस टफेस्ट पार्ट पे, जैसे कि जीके है। ठीक है, तो आपने क्या किया, जीके जीएस के पार्ट को उठाया,
साथ में उसके लॉ के पेपर को भी देखा। वहां पे आपके 9 सब्जेक्ट हैं। मुझे कल किसी ने पूछा कि मैम इन 9 सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, अगर 9 सब्जेक्ट को जोड़ा है तो कुछ सोच के ही जोड़ा होगा, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि आएंगे ही आएंगे, ये भी जरूरी नहीं है। राजस्थान में माइनर एक कितने हैं, थोड़े से हैं, सिर्फ 100 सवाल आते हैं जिसमें 70 लॉ के होते हैं, उसमें भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक क्वेश्चन आता है। तो हम ये नहीं कहते कि पूरा इसी में से आएगा। आपको अपना जीके का पार्ट जितना आप पहले कर रहे थे उतना ही करना है। आप मान के चलो इन 9 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे, मिनिमम 18 आएंगे। तो मैक्सिमम देख लो 18 से एक में से अगर 2 देते तो 18 आता है और 4 देते तो 36 आ सकते हैं, 36। और फिर भी कहीं मैंने भी सुना है कि हो सकता है 50 क्वेश्चन आ जाए, तो मैं तो यही कहूंगी मिनिमम 18 मैक्सिमम 36। लेकिन पढ़ना पूरा है, सब छोटे छोटे एक्ट है, बढ़िया बढ़िया से सुंदर सुंदर एक्ट है, सब छोटे छोटे एक्ट आराम से कर सकते हो। आप पढ़ने बैठे हो तो हो जाएगा। बस वो लॉ है उनको याद करना पड़ता है, सेक्शंस तो याद ही करने पड़ेंगे, वो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। बाकी कंटेंट आपको समझ में आ जाएंगे। जीके जीएस रिवाइज करते जाओ, जीके तो खुद से याद होता है, वो खुद ही पता चल जाता है कि ये कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, कितना एरिया है, क्या, वो 2-3 बार पढ़ने से हो जाता है आपका। ठीक है, तो इनको एक बार रिवाइज करना है, रीडिंग पूरा आपको अच्छे से करनी है। और ये मिनिमम मैक्सिमम का टारगेट है। फर्स्ट टाइम आ रहा है, मैं भी सिर्फ एक अटकल लगा के बता सकती हूँ इतना आ सकता है, मैं भी कंफर्म नहीं कह सकती कि फर्स्ट टाइम आ रहा है आपके पास। ठीक है, सेकंड आता है कि सेकंड पेपर। अब सेकंड पेपर में मैं रटूं, मैं याद करूं, या मैं क्या करूं? मैं तो सीआरपीसी अभी भी गलत हो रही है, मैं तो सीपीसी अभी भी हो रही है, मेरा आईपीसी अभी भी, ये मुझे किसी ने बताया है कि मैं क्या करूं, मैं बहुत टेंशन में हूं। तो सबसे पहले उठाते हैं जूरिस्प्रूडेंस। अब इसका एक टाइम टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब आधा दिन तो चला गया आपके पास, तो 24 में से 8 घंटे तो सो गए, तो बच्चे कितने आपके पास? 24 में से 8 गए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, हाँ जी 16 घंटे। 16 में से आपके आधा 8 + 8 घंटे हो गए, 8 घंटे आपके जीके जीएस में चले जाएंगे और बाकी के 8 घंटे ये। इन्हीं 8 घंटे में खाना है, पीना है, तैयार भी होना है, पढ़ाई भी करनी है। इन्हीं 8 घंटे में आपको सारा काम है, क्योंकि अब आपके पास बचे 10 दिन है। तो इन 10 दिन में आप नौकरी भी कर रहे हो तो छुट्टियां ले लो, आप दूसरे कोई काम भी करते हो तो 10 डेज के लिए सब कुछ छोड़ दो। 10 डेज आप हैं, आपकी स्टडी है, बस और कुछ भी नहीं है आपके पास। ठीक है, अब इन 8 घंटे में जैसे मान लीजिए कि 8 घंटे में पूरे 10 सब्जेक्ट तो एक दिन में आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और आपको करना भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जैसे एग्जाम्पल के लिए आज आपकी 30 तारीख है, तो ये 30 तारीख के लिए रख लो, इसको भी 30 तारीख के लिए रख लो, इसको भी 30 तारीख के लिए रख दो। तो 30 तारीख को 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आप क्या कर लो, जितने भी आपके हिस्टोरिकल स्कूल्स या थ्योरीज है ना, एनालिटिकल है, तो वो पूरा कंप्लीट कर लो कि ऐतिहासिक थ्योरी क्या कहती है, एनालिटिकल क्या कहती है, सोशल थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी और किसने क्या कहा, इस पूरे पार्ट को आज खत्म करो आप। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है आपके पास उस पार्ट को खत्म करो, जैसे कि राज्य को मान्यता कैसे, इंटरनेशनल लॉ कहाँ से आया, कैसे लाया, कौन लेके आया, ओपेनहाइमर ने क्या कहा, जेरेमी बेंथम ने क्या कहा। ठीक है, इसको लेके भी चलो, साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ की जो मान्यता मिली गई थी, रिकॉग्नाइजेशन जो उसका हुआ था, उसके बारे में आज आपको कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ एक छोटा सा ओवरव्यू दिया हुआ होगा आपके गाइड के अंदर, महासभा क्या है, सुरक्षा परिषद क्या है, जो आर्टिकल्स नहीं है, सिंपल एक ओवरव्यू है, उसको आज ले लीजिए, उस टॉपिक को ले लिया। और आईपीसी को सेक्शन 1 से लगाकर 298 तक ले लीजिए। अब देखिए, इनको से अब रीडिंग करने का समय, रट तो आपने बहुत पहले लिया, अब एक बार सर से जैसे अपनी आंखों से उनको देखना है। आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छा ये है, ऐसे करके पढ़ते गए। आपने आर्टिकल सेक्शन 1 से 298 तक जो वेरी इंपॉर्टेंट देखते ही पता चल जाते काम के, बस उनको रिवाइज करना, रीडिंग करना, रटना नहीं है, रीडिंग करना। अच्छा सेक्शन 82 ये कह रहा, अच्छा सेक्शन 83, मतलब खुद को समझाते हुए ऐसे देखना, जो काम के लिए स्किप, क्योंकि अब समय सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़ना जो काम के हैं, जो काम के लिए उनको स्किप करो, अब पूरा नहीं पढ़ना, पूरा पढ़ने का समय खत्म हो गया। ठीक है, कर लिया कंप्लीट, अब रुक गए। फिर जैसे जूरिस का पार्ट किया, 4-5 क्वेश्चन आप उसके एमसीक्यूज कर लो, ज्यादा नहीं, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल उसमें 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन कर लो, सफिशिएंट है, उससे ज्यादा नहीं करना है। सेम इंटरनेशनल लॉ है, आप उसके मतलब अगर आपको लगता है 5 का 10-10 कर लो, 10 क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस के कर लिया, कोई भी 10 रैंडमली उठा के, जितना चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर के रैंडमली उठा के, इंटरनेशनल का जितना टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक का रैंडमली उठा के, आईपीसी का 1 से 298 तक जितने मतलब 10 क्वेश्चन कर लो। वो 10 सही हो जाते तो ठीक, अगर वो 10 सही नहीं होते तो गलती हुई तो वापस उसकी थ्योरी, सिर्फ उन 10 जो गलत हुआ उसी की थ्योरी पढ़नी, बाकी का छोड़ दो, क्योंकि एग्जाम में तो बहुत इजी आने वाले हैं, क्यों दिमाग लगना। अभी यहाँ सिर्फ आप अपने लिए रिवीजन कर रहे हो, इसलिए करना है। ठीक है, ये आ गई आपकी 30 तारीख। फिर चलते हैं हम 31 जनवरी, ये है आपकी 31 जनवरी।
आज इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट करो, यानी बाकी रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करो, इंटरनेशनल का बाकी रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करो और इसका 299 से 511 कंप्लीट करो। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस का रिमेनिंग पार्ट बहुत इजी है, पोजीशन क्या है, पर्सन क्या है, ऑनरशिप क्या है ना, क्या बोलते हैं व्यक्ति हो गया, पर्सन हो गया, फिर जूरिस्प्रूडेंस क्या है, इसके क्या बोलते हैं सोर्सेस क्या है, इसके कहाँ से इसको लिया है क्या नहीं लिया, बहुत इजी पार्ट है। तो सेकंड पार्ट तो बहुत इजी वे में आप इसको अच्छे से तय कर लोगे। इंटरनेशनल लॉ में अब आया आपके पास इंटरनेशनल लॉ के आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो आर्टिकल में आपको क्या पढ़ना है, महासभा पढ़ना है, सुरक्षा परिषद पढ़ना है, आपको सचिवालय पढ़ना है, और मेन जो टॉपिक है इसका वो है आपका इंटरनेशनल कोर्ट पढ़ना है। और उसमें भी क्या पढ़ना है, कौन सी डेट, कहाँ पर हुआ, कौन सा कन्विक्शन कहाँ हुआ, किसको क्या राइट है, बस इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और सिर्फ रीडिंग करनी है। मैं फिर से कह रही हूँ, फिर रीडिंग करनी, रटना नहीं है, अब रटने का समय खत्म हो गया करके, और उस टॉपिक का रैंडमली 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, जूरिस्प्रूडेंस हो गया और ये आपका आईपीसी हो गया। यानी 2 दिन में आपने क्या किया, इन तीनों सब्जेक्ट को ओवरव्यू कर लिया, फिर से सरसरी नजर से अच्छे से देख लिया। जो टॉपिक पहली बार पढ़ रहे उनको भी ऐसे ही देखना, देख लिया। आगे चलते हैं सीपीसी। अब आता है आपके पास 30 और 31 तारीख चली गई, अब आता है 1 तारीख, ये आपके पास आ गई 1 फेब। ठीक है, 1 फेब में सीपीसी का सेक्शन 1 से लगा के 158 करना है। ठीक है, 1 फेब में ही आपको क्या कहते हैं, सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 1 से लगा के 153 करना है। और कॉन्स्टिट्यूशन को उल्टा करना पड़ेगा आपको, 1 फेब को कॉन्स्टिट्यूशन को उल्टा करना पड़ेगा। क्यों? क्यों आगे 2 पार्ट बड़े हो गए तो कॉन्स्टिट्यूशन को पीछे की तरफ से चल लेते हैं, और पीछे कॉन्स्टिट्यूशन को आपको करना है आर्टिकल नंबर, क्योंकि पूरा तो पढ़ना नहीं है, मेन नहीं पढ़ना होता है, तो अपन चल लेते हैं आर्टिकल 245 से 395 तक। ठीक है, जब आप 245 से 395 देखेंगे ना, तो 245 से लेकर 301 तक तो पूरा पढ़ना होता है, फिर इमरजेंसी पूरी पढ़नी होती है, अमेंडमेंट पूरा पढ़ना होता है, और पीछे के पढ़ने होता है। तो ज्यादा तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा आप जब खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा इससे क्वेश्चन बनता है, इससे नहीं पढ़ना। तो जो पढ़ा है अब तक उन्हीं को रिवाइज करना अच्छे से। अब उनको पूरा डिटेल वापस एक एक लाइन पढ़नी है बैरिक्स में, अच्छा ये है, अच्छा ये, एकदम पूरा अच्छे से पढ़ना, ऐसा नहीं फटफट कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास 245 का एक बैरिक में बता देती हूँ, क्योंकि पढ़ना तो देखो पूरा पड़ेगा। अब समय ये नहीं है कि हम टाइम पास कर रहे हैं, हमने ऐसे सर से दिख रहे नहीं, अब लास्ट मौका है उसको ढंग से पढ़ने का, उसके बाद आपको पढ़ना ही नहीं है, फिर तो जज ही बनना है सीधा। तो बस फटाफट प्री निकालना है आपका। जैसे मान लीजिए मैंने 245 निकाला है ना, तो अगर मुझे पढ़ना, मैं ऐसे पढ़ूंगी, एक्सटेंड ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट, संसद द्वारा राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाएगी विधियों का विस्तार। पेन अपने हाथ में रखूंगी। इस संविधान के बंधु के दिन रहते हुए संसद भारत के, तो कौन कर रहा है, पार्लियामेंट। अंडरलाइन करूंगी पार्लियामेंट, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र उसके किसी भाग के लिए किसी विधि बनाए तो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, मतलब अपने आप को समझा रही हूं मैं। ठीक है, और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य के लिए, ओके। तो इसमें 2 बातें समझ में आ गई, पार्लियामेंट बनाएगा किसके लिए, पूरे भारत के लिए, राज्य बनाएगी विधानमंडल के लिए। ठीक है, हो गया। संसद बनाएगा कोई भी विधि इस आधार पर अविधि में नहीं होगी कि उसका राज्य क्षेत्र परिवर्तन है। इट्स मीन संसद का जो लॉ है वो पूरे इंडिया में अप्लाई किया जा सकता है, वो इलीगल नहीं होगा। खुद को समझा दिया, पूरा मुझे आर्टिकल समझ में आ गए। इंग्लिश में आता है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में मेक लॉज। ठीक है, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी फॉर द पर्पज ऑफ होल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और लेजिस्लेचर टू स्टेट मेक द फॉर द स्टेट। ओके, नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ इनवैलिड। क्या वर्ड यूज किया, इनवैलिड, अंडरलाइन। इसका मतलब क्वेश्चन आ जाता है कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया लॉ अगर किसी अन्य लॉ अन्य एरिया में जाता है तो कैसा होगा, ए वैलिड, बी इनवैलिड नहीं होगा, सी वॉइड डिवर्डेबल नहीं होगा, इनवैलिड नहीं होगा। हमें उन शब्दों को पकड़ना जहां से प्री निकलता है। तो अब जो पढ़ने का समय वो है रीड अच्छे से पूरा करना है, क्योंकि शॉर्टकट आप सबको आता है, कई बार पढ़ चुके। अब एक बार रीड करने का समय है। ऐसे करके आप करोगे तो आराम से आपके 8 घंटे में बहुत आराम से कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा स्पीडी करना है ना, ऐसे थोड़ी एक सेक्शन में घोर करके बैठना, रटना तो है ही नहीं, सिर्फ रिवाइज करना है। फिर आया आपके पास 2 फेब, ये आया आपके पास 2 फेब। 2 फेब को आपको क्या करना है, ऑर्डर 1 से 25 करना है, सेक्शन 154 से 352 करना है, और यहाँ पे आपके पास आर्टिकल आ जाएगा 151। यहाँ पे राष्ट्रपति जी से ले लेते हैं, 52 से लेकर 244A तक। ठीक है, इनको अब आप दूसरे दिन रिवाइज, यानी आपको करना है 2 फेब को, ये तीनों करने हैं। और देन आता है फेब 3। यहाँ पे बच गया आपके पास ऑर्डर 26 से लेकर 51 तक, यहाँ पे हो गया 353 से लेकर 484 तक, और यहाँ पे हो गया 1 से लगा के 51A तक। ऐसे करके देखा जाए तो 3 फेब तक बड़े बड़े आपके कितने 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। अभी 3 फेब आया, ये राउंड सेकंड चलेगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तो आप सबका इजी प्रोसेस है और बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों का खत्म भी हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहता है देखो,
इंडियन एविडेंस एक्ट जो बात करता है वो कहता है 4 फेब, 4 फेब 1 से 55 तक करना है आपको, ठीक है। ICA 1 से 75 तक रीडिंग करना है और TP 1 से लगा के 53A तक करना है। फिर से मैं कहूंगी वो देखो 1 से 55 में तो कुछ छोड़ने लायक है ही नहीं, इसको तो आपको पूरा ही करना है, कुछ है ही नहीं छोड़ने। लेकिन 1 से 75 में बहुत सारी चीजें स्किप होगी, आपको भी पता है। और TP का तो बहुत शॉर्टकट वीडियो बना के दे रखा है 19 मिनट का, 1 से 53 में क्या पढ़ना पूरा बता रखा है मैंने, उसको अच्छे से आप कर सकते हैं, ठीक है। या 4 फेब, चलते 5 फेब की तरफ। या मेरा 5 फेब और 5 तारीख को मुझे क्या करना है, 5 तारीख को 56 से लगा के मैं 100 तक करूंगी। यहाँ पे मेरे पास 124 से 238 है और यहाँ पे मेरे पास 54 से 137 है, ठीक है। और इंटरनेशनल अफेयर्स मेरे पास पढ़े, इसको तो अब रूटीन में देखना, बहुत कम देखे, एक बार देख लो हैग में क्या हुआ, जेनेवा में क्या हुआ, कौन सा हुआ, पेरिस अभी समय कब हुआ था, ये कन्वेक्शन कब हुआ, आज के दिन क्या है, कितने मेंबर है, कौन कौन इससे जुड़ गया, कौन कौन नहीं जुड़ा, अब तक कितने नए चेंजेस आ चुके इन 3 सालों में, क्योंकि आपने 2019 के बाद अभी आपका एग्जाम हो रहा है, तो इन 3 सालों में क्या क्या नया हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो सारा आपको इंटरनेशनल अफेयर्स में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते 5 फेब तक। अब देखो आज से 5 फेब तक पूरा कोर्स हो गया, बच गया सिर्फ एविडेंस का एक पार्ट। आइए 6 फेब की तरफ चलते हैं और 6 फेब को आपका देखिए एविडेंस का एक पार्ट बच गया 101 से 167 और 6 फरवरी को आप फ्री है। तो नाउ यू हैव 6 फेब का आधा 4 घंटे, 6 फरवरी 7, 8, 9, 10, अभी भी 4 दिन है आपके पास। यू हैव 4 डेज 10 तारीख तक। इन 4 डेज में अब आपको क्या करना है, फिर से अब इन सबको एक सरसरी नजर से देखना है। इस बार पूरा नहीं पढ़ना है, इस बार कैसे पढ़ना है, क्योंकि पूरा रीडिंग तो करके आए हम। अब क्या करना, ये मेरे पास बैरेक्ट है, अब मेरे पास एक बैरेक्ट है, अब मैं इसको ऐसे देखूंगी, जैसे चैप्टर नंबर 1 मेरा ये है, फिर मैं ऐसे देखूंगी, अच्छा ये सेक्शन 1 है, ओके ये है, ओके ये है, ये है, ऐसे करते हुए आराम से मतलब खाली एकदम दिमाग शांत करते हुए, और मैं अपना टारगेट रखूंगी कि अच्छा ठीक है मेरे पास समय है, एक काम करती हूँ आज मैं पूरे दिन में CRPC कंप्लीट कर लेती हूँ। अच्छा CRPC हो गया, ऐसे ना फटाफट में ऐसे करके, अच्छा ये है, ये है, ये है, ये दृष्टांत है, ये मुझे लगता है ये वेरी इंपॉर्टेंट, बस उसको देखना है। तो इन 4 दिनों में आप क्या कर सकते हैं कि अब तक आपने जितना पढ़ा उन 4 दिनों को वापस एक अब सरसरी नजर से देखना है। रीडिंग तो अपने कर लिया इन 5 दिनों में, अब हमें उससे सरसरी नजर से देखना है। MCQs अब बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करने, हमें 200, 300, 400, 500 MCQs अब सॉल्व नहीं करने CPC के या CRPC के, अब सिर्फ रैंडमली करने। अब हमारा फोकस सिर्फ डायरेक्ट होना चाहिए, कोई केस लॉज मिल जाए तो केस लॉज होना चाहिए, रिसेंट कोई जजमेंट है तो वो देख लीजिए, इन 3 सालों में कोई रिसेंट जजमेंट आया है तो वो देख लीजिए अगर समय है तो, और जो रूटीन में पढ़ता है वो जजमेंट उनके साथ चलते रहेंगे। अगर इस चीज का फॉलो करते हो ऑनेस्टी के साथ तो आपका कोर्स भी अच्छे से हो जाएगा, आप रिलैक्स फील करेंगे और आप एग्जाम में बढ़िया से करके आएंगे। क्योंकि अब जरूरत है आपके आंखों को फिर से उन बैरक को स्कैन करने की, और ये तभी हो पाएगा जब आप बहुत आराम से उनको देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फॉलो करें इसको, तो आप खुद कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है कि जल्दी से रिवीजन कैसे कर सकते हैं, और रिवीजन करने के बाद उसको पचा कैसे सकते हैं। बट याद रखिएगा लास्ट 10 तारीख, उसके बाद हमें नहीं पढ़ना है। 11 तारीख को तो पूरा रिलैक्स, सो आराम से, उठो आराम से। 12 तारीख तक कुछ भी नहीं देखना है। आपके जो मन का डर है मैं नहीं देखूंगी, मैं भूल जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप छोड़ के देखो तो सही, ऐसा नहीं होता है। फिर भी आपको लगता है नहीं मैं तो मैडम मैं तो पढ़ूंगी, मैं तो डर जाती हूँ लास्ट मोमेंट पे, तो एक एविडेंस अपने हाथ में रख लेना खुशी के लिए। हाँ मेरे पास एक बैरेक्ट है, मुझे अच्छा लगेगा, हाँ मेरे हाथ में एक बैरेक्ट है, इतना कर लेना और क्या। बाकी मैं तो कहूँगी इग्नोर करें, क्योंकि मेरे पास आज जितने बच्चे सेलेक्टेड हैं उन सबका एक ही क्वालिटी देखिए, वो प्री हो या मेन के एग्जाम से 2 दिन पहले छोड़ देते हैं, वो नहीं पढ़ते, क्योंकि माइंड को लिटरली माइंड को टाइम चाहिए उन सबको जितना पढ़ा उसको पचाने का, ठीक है। तो इसको फॉलो करके देखिए, आपको हेल्प मिलेगी और बढ़िया से आप रिविजन कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जैसे कि आपको पता है राजस्थान की जोधपुर में एस्टेब्लिश है, और यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन फाउंडेशन बेस्ट चलते हैं, टेस्ट सीरीज भी चलती है, मॉक टेस्ट भी चलते हैं। आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, हम पूरा डिटेल स्टडी कराते हैं, 0 से Z तक सब कुछ पढ़ाते हैं। कहीं सारे लेक्चर मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। आप राजस्थान जोधपुर आके भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारा जो जूम पर हम लोग पढ़ाते हैं 2 वे कम्युनिकेशन है और बहुत अच्छे से चलता है, 2 in 1 क्लास है। आप डेमो लेके देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि पूरा अट्रैक्शन रहता है, आपका इंट्रैक्शन रहता है, पूरा प्रेजेंटेशन रहती है, प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका क्लास में रहता है, तो आपको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। बाकी डेमो लेके आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉल मैसेज भी कर सकते हैं क्लास को लेके। आज के लिए
धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आप सबको।